Hi guys, so today I've come up with the second part of group dynamics, that is group structure. Here we will be learning about the components of structure. Generally, there are four components in a group structure. Whenever a person is a part of a group, he or she has to go through roles, group norms, individual norms also, status of individuals and group, and the size, whether the group is small or large. So first of all, we will be discussing about the first component, that is roles. Now, whenever a person is working in an organization, they have to go through four things. First is role identity, role perception, role expectations, and role conflict. When we talk in terms of role identity, it is how a person is having a perception towards the particular situation, his attitude, his the type of actions that he will take if they are consistent with a particular role, that is role identity. तो जो जो उसके एक्शंस होंगे, जो एटीट्यूड होंगे, उससे पता चलेगा कि उसकी जो भी उसको रोल दिया गया उसकी आइडेंटिटी क्या है. Second is the role perception. In the role perception, how that person will be acting in a particular situation, that is role perception. But on the other hand, how others view that one should act in a given situation, that is role expectations. So perception is how we are thinking that we should act in a situation, and expectations is how others are thinking कि दूसरा क्या सोचता है कि हमें इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए. Finally, there is role conflict. In role conflict, what happens that हमें कभी भी किसी पर्सन का एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल नहीं होता, बहुत मल्टीपल रोल्स होते हैं, एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू रोल्स द पर्सन हैज टू डील विद. So that is the role conflict. Second is the norms. Norms means the acceptable standards within which one has to work in an organization. जब हमारे पास जो हमारा मैनेजमेंट के फंक्शन है वो है क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग में दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस एपी एंड एक होता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एसपी. सो स्टैंडर्ड क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी सेट कर रखा है कि अगर आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो 100 ही करनी है. अगर आप 120 करते हो तो आप ओवर परफॉर्म कर रहे हो, आपने अच्छा परफॉर्म किया है बिकॉज आपने 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा करी हैं. अगर आप 80 करते हो तो आपने अंडर परफॉर्म किया क्योंकि आपने 20 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करी हैं. सिमिलरली, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो तो आपका एक सेट स्टैंडर्ड होता है. टीचर्स का एक सेट स्टैंडर्ड होता है कि उनको 3 मंथ्स में अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है. ठीक है. उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड होता है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि कितना आपको जो टास्क दिए हुए हैं वो आपको उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसमें कितना आपको परफॉर्म करना है. अगर आज आपके 10 क्लाइंट्स है, यू हैव टू डील विद दोस 10 क्लाइंट्स. Appearance, the way that you are dressing comes under the appearance norms. Social arrangement, the type of interaction that you need to have with your colleagues, with your seniors. And the allocation of resources क्या है कि किस तरीके से टास्क को असाइन करना है, डिफिकल्ट टास्क किसको देने हैं, इजी टास्क किसको देने हैं, और मल्टीपल हैंडलिंग किसको देनी है, मतलब मल्टीपल टास्क किसको देने हैं. सो दैट दीज आर द नॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. The status, for example, there are four groups in an organization. एक ग्रुप ऐसा है सी, जिसमें हाईली टैलेंटेड स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, जिनका नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज बहुत अच्छा है. इवन इफ अगर वो लोग थोड़ा एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी भी लाते हैं तो लोगों को ये लगने लगता है कि नहीं, इनके जो एम्प्लॉयज हैं दे आर रियली टैलेंटेड and they are bringing something new to the table all the time, and they are increasing the effectiveness and efficiency of the organization. So ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, ये वाले जो ग्रुप है हाई स्टेटस इंजॉय करते हैं, और अगर जो ग्रुप सही से कंट्रीब्यूट नहीं करते उसके मेंबर्स, वो लो स्टेटस अर्न करते हैं अपना. तो वो ग्रुप जहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है, हाई रिसोर्सेज एलोकेशन होता है, सारे गोल्स अचीव कर लेते हैं वो लोग, तो उनका स्टेटस हाई होता है. और अगर वो थोड़ा सा कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में अनकन्वेंशनल करते हैं या फिर कुछ नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ों को थोड़ा छोड़ दिया जाता है, थोड़ा साइड में कर दिया जाता है, क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा हाई है. तो एक ग्रुप का स्टेटस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है.
size. So a group can be small, they can be large. Both the groups have their advantages and both of them have their disadvantages as well. For example, small group होगा तो quick decision making होगी, लेकिन उसी तरीके से large group में delayed होगा. But एक चीज का जो benefit है small को ये large को ये है कि the quality of the decision would be good, because अगर 10 लोग हैं यहाँ पे तो they all will be providing their quality advice, and because of the quality advice इनका decision जो होगा बहुत refined होगा, बहुत अच्छा होगा. उसी केस में अगर यहाँ पे 3 लोग हैं and they will not be having so many ideas, जरूरी नहीं है, ये हो सकता है कभी कभी, क्योंकि हम जैसे अगर किसी क्लास की भी बात करते हैं, अगर स्टूडेंट्स क्लास में ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा आइडियाज आएंगे, कम होंगे तो कम आइडियाज आते हैं, प्रॉब्लम्स भी कम आती है, लोग समझते भी कम है. तो इसी तरीके से अगर आपका ग्रुप ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें क्वालिटी जो है डिसीजन मेकिंग की होगी और काम करने की जो तरीका होगा वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा. सो दीज आर द 4 components of the group structure. They can come as an MCQ also in your NET exam. Thank you.